अस्सलाम वालेकुम। आज वादे के मुताबिक इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो शहर से बाहर की जो ज़मीनें हैं वहाँ के डॉक्यूमेंट्स कैसे होते हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और पिछली वीडियो में आपको मैंने ये बात बताई थी कि हम नई जगह तलाश करें, नई मकाम तलाश करें, कोई नयापन करें। कारोबार वो चलता है जिसमें नयापन होता है, कोई नई चीज़ होती है जो दूसरे नहीं कर रहे हैं या कम लोग कर रहे हैं, आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं, उसमें बढ़ने के इम्कानात होते हैं। लिहाजा आज की वीडियो में आपको मैं बहुत अहम मालूमात दूंगा। और हमने बात ये की थी कि शहर से बाहर जो इलाके हैं वहाँ पे आप जाएं, काम करें। और इस वक्त अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है ना वो हाईवे पे है, नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर है। आप जब सोहराबगढ़ से आगे निकलते हैं तो आगे जल कुछ मेमार है या बकाई यूनिवर्सिटी है, उसके तरफ जाएँ। आप बहरिया जाएँ, बहरिया के तरफ में ज़मीनों पे काम करें, वहाँ पे नई नई चीज़ें करें, आपको उसके अच्छे फ़वाइद हासिल होंगे। आप सोसाइटीज़ वहाँ बना सकते हैं, आप फार्म हाउसेस बना सकते हैं, आप सब्जियों का काम कर सकते हैं, आप जो है वहाँ पर कई बिजनेसेस आप कर सकते हैं प्रॉपर्टी में। लेकिन प्रॉपर्टी की वहाँ की सबसे अहम चीज़ वहाँ की डॉक्यूमेंटेशन है। और वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स किस तरह के होने चाहिए और कौन सी ज़मीन होनी चाहिए। गलत ज़मीन पे हाथ अगर आपने डाला तो आपका सरमाया ज़ाया हो सकता है। जो लोग काम कर रहे हैं प्रॉपर्टी का वो भी इस तरफ जाएं, आगे बढ़ें। वहाँ पे अब 50 से ज़्यादा हैं, यहाँ इतनी मेहनत करते हैं, उसकी जगह वहाँ तो शहर से बाहर निकल के मेहनत करें तो वो आपको रिकॉर्ड्स अच्छे आप बना सकते हैं। इसलिए जो लोग सरमाया लगाना चाहते हैं उनके पास हर तरह की अपॉर्चुनिटी, जिसके पास लाख रुपए है उसके लिए अपॉर्चुनिटी, जिसके पास करोड़ रुपए है, जिसके पास 20 करोड़ रुपए है, किसी के पास अरब रुपए है, दे आर द प्लेसेस। वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें, वहाँ पे आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों साथियों, जब हम यहाँ से जब सोहराबगढ़ से आगे बढ़ते हैं और नॉर्दर्न बाईपास की तरफ चले जाते हैं, नॉर्दर्न बाईपास की तरफ हम मुड़ने के बाद अल हबीब रेस्टोरेंट से रास्ता जाता है, नॉर्दर्न बाईपास की से जाता है, फिर बलूचिस्तान की तरफ वहाँ जा रहा होता है, हब चौकी की तरफ। उनके अतराफ़ में ज़मीनों पे काम करें, गिडाब में ज़मीनों पे काम करें। इसके अलावा जो हाईवे है, सुपर हाईवे है, वो आगे चले जाएँ। शहर कराची और हैदराबाद के दरमियान में ज़मीनें हैं, दोनों तरफ वहाँ पर आप काम करें, आगे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन याद रखें डॉक्यूमेंटेशन में आपको ज़मीनों के मैं अक़साम बताऊँ कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स के अक़साम हैं, उसके बारे में बताऊँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे और शेयर करें ताकि लोग मालूमात हासिल कर सकें और सही रास्ता इस प्रॉपर्टी में इख्तियार कर सकें। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ कि ज़मीन की अक़साम कौन कौन सी होती हैं। याद रखिए पहले तो लीज़ की ज़मीन ही होती है। लीज़ की ज़मीनें कौन सी होती हैं मैं आपको ही बताता हूँ। लीज़ 3 तरह की होती हैं। एक लीज़ होती है 10 साल लीज़, ये पहले हुआ करती थी जब वहाँ पे मतलब ये कि जहाँ पे जो वाई चाई भी कहलाती है, ख़ासतौर पर कराची के बाहर आप चले जाएँ गिडाब में और दूसरी जगहों पे आप काम करें, आप अब्दुल चले जाएँ, तो इन जगहों पे लोगों ने 10 साल की ज़मीन ली और उस पर जो है वो एग्रीकल्चर वर्क के लिए वाई चाई कहलाती थी, है ना। फिर उसके बाद 30 साल ज़मीन होती है। 30 साल ज़मीन में एग्रीकल्चर लैंड भी होती है और एग्रीकल्चरल लैंड के अलावा जो है पोल्ट्री के भी काम होता है वहाँ पर। तो 30 साल लीज़ अब जो ख़त्म होने वाली है, 2022-24 में तकरीबन ज़मीनों का लीज़ का सिस्टम ख़त्म हो रहा है, अब वो एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। तो आप ये देखें कि आपने 30 साल ज़मीन पर हाथ ना डालें। 30 साल ज़मीन पर हाथ डालेंगे अपना आपका रिस्क होगा। तो 30 साल ज़मीन अब गवर्नमेंट वापस ले रही है और आप वो उस पर आप बिज़नेस ना करें। 30 साल ज़मीन के बाद आती है 90 साल ज़मीन। 90 साल ज़मीन जो है वो 99 साल, बल्कि 99 साल वो कहलाती हैं आमतौर पे। और 99 साल ज़मीन के बारे में आपको बताऊं कि वो ज़मीनें जो नवंबर 2013 से पहले जो है मंजूर करा ली गई थी, वो ज़मीनें काम की हैं। 2013 से के बाद जो ज़मीनें ली गई हैं नवंबर के बाद, उस ज़मीन को आप हाथ ना डालें। 99 साल उससे पहले जो ज़मीन करा ली गई थी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से, वो ज़मीनें सही हैं। जो ज़मीनें 2013 के बाद कराई गई हैं लीज़, वो ज़मीनें सही नहीं हैं। बल्कि 2012 के आखिर में ये मामला हुआ था, उसके बाद आप 2012 के बाद 2013 में आप एहतियात करें, कोई ज़मीन इस तरह की ना लें जो 99 साल ज़मीन है, या उसमें कोई प्रोजेक्ट की कोशिश ना करें। आप देखें कि बहरिया मलिक रियाज कितनी रिसोर्सफुल आदमी है, लेकिन उसकी ज़मीनें वो कैंसिल कर दी गई। जो 99 साल ज़मीन उसने बाद में लीज़ कराई थी, हाँ मौरूसी ज़मीन, उसके बारे में आपको बताता हूँ, वो ज़मीन कैंसिल नहीं की गई और वो कैंसिल हो भी नहीं सकती। तो ये तो हो गई 99 साल ज़मीन। क्योंकि 99 साल ज़मीन अब कोई कहे कि हमारे पास है तो डॉक्यूमेंट्स अगर पुराने हैं तो ठीक है, वरना आपको उसकी अप्रूवल नहीं मिलेगी।
फिर ज़मीन की जो किस्म होती है मोरूसी लैंड कहलाती है। मोरूसी लैंड इस तरह होती है कि मोरूसी लैंड जो है ये 1825 में जब बरे सग़ीर में अंग्रेज़ जब उसमें काबिज़ था तो अंग्रेज़ों ने ज़मीनों के मामले में एक सर्वे करवाया, पूरे बरे सग़ीर में पाक व हिंद में सर्वे करवाया और जो ज़मीनें मौजूद थीं उसको डिक्लेयर किया कि लोग अपने कब्ज़े में ले लें और उसकी ऑनरशिप दे दी और कहा कि इसके हमें जो है टैक्सेस दो, रेवेन्यूज़ दो, ताकि उनकी भी अर्निंग हो सके। उस लिहाज से 2025 में अंग्रेज़ की दी हुई ज़मीन वो असल ज़मीन है जो मोरूसी कहलाती है, उससे कोई माई का लाल छीन नहीं सकता। वो पर्सनल लैंड होती है, गांव देहात उसको दे सकते हैं। वो लैंड जो है ना वो आप प्रोजेक्ट बना लें। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिर्फ उन ज़मीनों पे 2013 में जो 2012 के बाद नहीं सॉरी जो मोरूसी ज़मीन का थी तो अंग्रेज़ में 1825 में उन्होंने डिक्लेयर की थी। तो मज़े की बात यह कि उन्होंने अपनों को नवाजने के लिए कहा दिया जाओ भाई ज़मीन ले लो, घोड़ा दौड़ाओ और तुम घोड़ा दौड़ा के जहाँ तक जा सकते हो वापस आ सकते हो, वो ज़मीन तुम्हारी हो गई। किसी को कहा इशारा कर लो भाई, पटवारी को बुलवाया और कह दिया वो ज़मीन यहाँ से वहाँ तक ये तुम्हारी हो गई। मकसद ये कि उसने ज़मीनों को तकसीम कर दी और वो मोरूसी ज़मीन कहलाती है। वो जद्दी कुश्ती चली आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के पास भी इख्तियार नहीं है उन ज़मीन को कैंसिल करने का। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी उस ज़मीन को नहीं ले सकती ताकि कुछ मुतबादिल ना दे। रोड बनाना भी गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, जो मोरूसी ज़मीन है उस तक के रोड को रास्ता देना गवर्नमेंट पाबंद है उसके लिए। मोरूसी ज़मीन जो है वो बहरिया में भी कैंसिल नहीं हो सकी। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ लेकर आया कि दे हैव टू पे द डिफरेंशियल अमाउंट। व्हाट वाज द डिफरेंशियल अमाउंट? डिफरेंशियल अमाउंट ये था कि मिसाल के तौर पे उसने मंगो पीर की दे जो है वहाँ से कोई ज़मीन या दे शाही शिप की ज़मीन, दे लफाई की ज़मीन, दे शाहमुरी की ज़मीन लेकर उसको जो है वो उस जगह जो हाईवे जहाँ पे इस वक्त प्रोजेक्ट मौजूद है वहाँ ला के उसको फ़िट कर दे कागज़ के तौर पर। ऑफिशियली कर सकते हैं, ये रोटेशन हो सकती है। लेकिन 2 रुपये की ज़मीन 90 रुपये की कॉस्ट की जगह लाके फ़िट की तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको पाबंद किया, किसको? बहरिया को, कि वो डिफरेंशियल अमाउंट दे जो 5 अरब से ज़्यादा था। तो उसके बाद उन्होंने वो डिफरेंशियल अमाउंट वो पे कर रहे हैं और वो ज़मीनें जो 99 ईयर थी वो सब कैंसिल कर दी, 30 साल कैंसिल कर दी। सिर्फ मोरूसी ज़मीन के वो लैंड जो है आज मौजूद है और वो गवर्नमेंट उसको सुप्रीम कोर्ट कैंसिल नहीं कर सकता था, लिहाजा उसने कैंसिल नहीं की। तो इतनी मजबूत ज़मीन होती है मोरूसी ज़मीन जो अंग्रेज़ों के ज़माने 1825 के सर्वे के नतीजे में चली आ रही है। अच्छा, याद रखें कि फॉर्म भी होते हैं इसके ना, बाद में लोगों ने फॉर्म बनवाए। फॉर्म 7 होता है, पहले फॉर्म 7 होता है। अगर 30 साल लीज़ हो या दूसरी लीज़ हो उसकी भी फॉर्म 7 वहाँ उन इलाक़ों में बनता है। मुख्तियार कार के दफ्तर में आप चले जाएं, वहाँ जो उसका दाखिला रखा जाता था, एंट्री होती थी, इंडोर्समेंट होती थी। उन इंडोर्समेंट के नतीजे में वो ज़मीन जो है वो उसको यानी हम दाखिला कहते थे और वो फॉर्म 7 उसका बनता था। तो चाहे मोरूसी ज़मीन हो और चाहे जो है वो गोडाबाद की मोरूसी ज़मीन हो या आप समझे कि लीज़ की ज़मीनें, उनके ये पहले फॉर्म 7 बनता है। फिर वो उसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन मज़ीद होती है, मज़ीद प्रोसेस होता है, तो फिर फॉर्म 2 बनता है। तो जो फॉर्म 2 होता है वो ज़ाहिर है कि आगे का प्रोसेस होता है। तो मोरूसी ज़मीनों का आमतौर पे फॉर्म 2 बनाने के बाद फिर वो उसके ऊपर वो प्रोजेक्ट ला सकते हैं, उस पर वो काम कर सकते हैं आप और उसके ऊपर आप अपनी जो है ना बिज़नेस कर सकते हैं। कमर्शियल के भी अप्रूवल सिर्फ मोरूसी ज़मीन पे मिलता है आजकल, और कमर्शियल मोरूसी ज़मीन के अलावा किसी पर जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आपको इजाज़त नहीं देता। अब याद रखें कि वहाँ पर जब ज़मीनें मोरूसी होती हैं वहाँ पर इसी तरह की ज़मीन होती है, वो भी एक तरह की मोरूसी कहलाती है, लेकिन वो गोड आबाद की ज़मीन होती है। अब गोड आबाद में याद रखें कि लोगों ने नए नए गोड बना रखे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, वो ज़मीनें दे रहे हैं, कभी फार्म हाउस बना रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो वो ज़मीनें इस लिहाज से सही नहीं हैं। आप अगर करना है तो 2013 में एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन हुआ सिंध गवर्नमेंट ने और उसको डीसी ने भी अप्रूवल किया, पास किया और उसको जो है ना वो कहलाती हैं गोडाबाद की ऑफिशियल ज़मीनें। बिन कासिम और गिडाब में 41 गोड हैं जो कि बाकायदा 2013 में डिक्लेयर किए गए हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर गिडाब से आप आगे चले जाएं, नॉर्दर्न बाईपास से आप आगे चले जाएं तो सौलह मोहम्मद जुमानी गोड है, दाऊद गोड है, इसी तरह जो है बिन और इस तरह के गोड हैं जो कि ऑफिशियल गोड हैं। और ये गोड आप यहाँ पर आप ज़मीन ले तो ये लीज़ ज़मीनें कहलाती हैं और इनके
डॉक्यूमेंट्स में जो है ना आपको एक मैप देते हैं बाकायदा, जो कि बाकायदा वहाँ पे गवर्नमेंट ने सर्वे के नतीजे में कि कितने वहाँ पे जगहें, मतलब ये कि ऐसी जगहें वहाँ पर कितने मकानात थे, कितने कुएँ बने हुए थे, कितनी फ़लाँ चीज़ थी, कच्चे मकान, पक्के मकान, मस्जिद वगैरह, स्कूल वगैरह, सबके सर्वे में आ गया वो। तो उसका एक पूरा मैप उन्होंने डिक्लेयर किया। मिसाल के तौर पे सालेह मोहम्मद जुमानी गोट बहुत पुराना गोट है, उसमें 188 एकड़ 16 घंटा जो है बाकायदा वो ज़मीन डिक्लेयर कर दी गई कि ये ज़मीन है, और यहाँ पर इसकी बाउंड्री के बाहर जो लोग जा रहे हैं वो ना जाएं, वहाँ इन्वेस्टमेंट ना करें, वहाँ ज़मीनें ना ख़रीदें। जो 188 एकड़ की ज़मीन है या दूसरी ज़मीन है जो कि जैसे जिसके मैंने नाम लिए, और बहुत ज़मीन जो कि 41 गोठों में शामिल है, उन गोठों में आप ज़मीन अगर लेते हैं तो वो उस पर आपको कोई प्रॉब्लम शायद ना आए इंशाअल्लाह ताला, लेकिन बाकी गोठों में आप देख के हाथ डालें, वो ऑफिशियल नहीं है। फिर इसके बाद आपको मैप होता है, मैप के बाद लेटर वहाँ बाकायदा मौजूद है जिसमें वो गोठों की लिस्ट मौजूद है। फिर सनद दी जाती है, सनद और बाकायदा कंप्यूटराइज लैंड में वो शामिल होता है। बैंक चालान होते हैं उसके, बैंक चालान देखें कि उसके बैंक चालान नेशनल बैंक में किसी बैंक में पे है कि नहीं। रूपकारी भी इसकी एक तरीक़ा है, गवर्नमेंट निकाला है, रूपकारी का भी एक ऑफिशियल तरीक़ा है, वो भी होती है उसके अंदर। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स बेहतर ये ज़मीन जो है उन जगहों पे ले जो कि ऑफिशियल डिक्लेयर हो चुकी है। तो ये होती है, ये भी मोरूसी होती है, लेकिन ये ज़रा उसके मुकाबले में कच्ची होती है, जो कि गोड आबाद होते हैं। देखा होगा लीज़ हो तो गोड हो जाते हैं, लेकिन जो लोग उसकी पे सोसाइटी बनाते हैं वो सही नहीं है। गोड आबाद की ज़मीनों में सोसाइटी पे हाथ नहीं डालना चाहिए, इसलिए कि गोड आबाद में बाकायदा आबादकारी के लिए होती है बिलाशुबा, लेकिन इस तरह प्लॉटिंग करके बेचना वो सही नहीं है। लोग 2-2, 1.5 लाख रुपए के, 4-4 लाख रुपए का प्लॉट बेचते हैं, लेकिन वो फंसने के इम्कान हैं। हाँ, मोरूसी ज़मीन पर आप इन्वेस्टमेंट करें, मोरूसी ज़मीन जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने की चल रही है, आँख बंद करके इन्वेस्टमेंट करें, मालूमात करके वाकई ये सही ज़मीन है। ये उसमें भी रुपया कहलाता है, रुपया यानी कि उसके कोई शेयर होल्डर नहीं होते, कोई और उसमें जो है फौतगी खाता नहीं होता, तो वो उस तरह की ज़मीन जो है ना वो कहलाती है, जो है वो मोरूसी ज़मीन। तो मोरूसी ज़मीन पे आप अपनी प्लॉटिंग कर सकते हैं, मोरूसी ज़मीन ख़रीद के रख सकते हैं, और अगर उस पर कब्ज़ा के इम्कानात ना हो तो आप सदियों रखें, सालों रखें, कोई हाथ नहीं लगाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो लिहाजा ये इन ज़मीनों में अक़साम में आप मोरूसी ज़मीन सबसे अच्छी ज़मीन होती है, और गोड आबाद जो ऑफिशियल ज़मीन है उस पर आप काम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है सब एकड़ों के बारे में लोग सवाल करते हैं कि यार एकड़ का हिसाब क्या होता है। तो मैं आपको बताऊँ कि देखें, एक एकड़ जो है ना 4840 स्क्वायर यार्ड का होता है। 4840 स्क्वायर यार्ड का एक एकड़ होता है। अच्छा, एक एकड़ में आप जो है ना उसमें आप मज़ीद तफसील में जाएँ तो एक स्क्वायर यार्ड जो है 9 स्क्वायर फिट के होता है, यानी एक स्क्वायर यार्ड जो है उसके 9 हिस्से आप कर दें तो वो 9 स्क्वायर फिट जो है ना वो एक जो है स्क्वायर यार्ड के बराबर होता है। अच्छा, एक एकड़ में 40 घुंटा होते हैं। एक एकड़ में एक एकड़ में 40 घुंटा होते हैं, और एक घुंटा में 121 यार्ड होते हैं। कितने होते हैं? 121 यार्ड का एक घुंटा होता है। फिर 40 घुंटे का एक एकड़ बनता है, और 4840 स्क्वायर यार्ड का पूरा एक एकड़ होती है ज़मीन। तो इस तरह आप जितने एकड़ ज़मीन ले लें, और उसके अलावा जो घुंटा कहलाता है ये वही होता है 1 एकड़ 16 घुंटा, 1 एकड़ 20 घुंटा, इस तरह वो आप उसका हिसाब लगा लें तो ये ज़मीन की हैयत होती है। याद रखें कि एकड़ों में हिसाब लगाने के लिए बाकायदा मोरूसी ज़मीन के लिए एक बाकायदा अंग्रेज़ों के ज़माने के पत्थर लगे होते हैं, तो तकरीबन 3 फीट 2 फीट अंदर गए होते हैं और 3 फीट 2 फीट ऊपर आए होते हैं, और उस पर बाकायदा खुदा हुआ होता है कि ये सर्वे नंबर है। बाकायदा सर्वे नंबर पड़े होते हैं, और वो पत्थर पे इतना गहरा खुदा होता है कि वो इतनी आसानी से मिटता नहीं है, और पत्थर आसानी से उठता नहीं है। अब वो बिल्कुल एक पुराने पत्थर हो गए, आसारी क़दीमा के टाइप के लगते हैं पत्थर, लेकिन ये है कि आज भी कायम है, उनके सर्वे नंबर आज भी पड़े हुए हैं। फिर जब प्रोजेक्ट बन जाते हैं तो फिर वो पत्थर हटा दें, वो अलग बात है, लेकिन ये है कि वो होती है। दोस्तों साथियों, ये मैंने बहुत अहम मालूमात दी। आखिर में एक चीज़ और बताता चलूँ कि ट्रांसफ़र जो है ना वो लीज़ में फ़र्क ये होता है कि सोसाइटीज़ जो होती हैं, जैसे गुलशन मेमार है, वो आपको ट्रांसफ़र दे सकती है। अच्छी सोसाइटियाँ ट्रांसफ़र देती हैं, कोई मसला नहीं है, आप ट्रांसफ़र कर लें अच्छी सोसाइटियों में, एनफ है। उसमें आपको रीसेल करना आसान होता है।
अब आप उसको लीज़ कराना चाहें तो लीज़ भी करा सकते हैं। जिनको लोन की ज़रूरत होती है, जो रखना चाहते हैं हमेशा, वो लीज़ करवा लेते हैं। लेकिन लीज़ कराने के बाद सेल करने में ज़रा दिक्कत आती है लोगों को, इसलिए जो है ना ट्रांसफ़र रखते हैं। अच्छी सोसाइटियों में कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इंशाल्लाह ये मालूमात का सिलसिला जारी रहेगा। आपको दीगर कारोबार के बारे में इंशाल्लाह वीडियो आती रहेंगी। बहुत ही प्रैक्टिकल और आसान अंदाज में मेरी कोशिश होगी कि आप तक ये मालूमात पहुँचाएँ, ख़ुद भी मुस्तफ़ीद हो, दूसरों को भी मुस्तफ़ीद करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह।